Hello everyone, my name is वरदान गर्ग and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो भाई आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इनकोडिंग टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, तो इनकोडिंग से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. इससे पहले हमने इनकोडिंग के बारे में समझ लिया था, व्हाट इज इनकोडिंग, क्या पर्पस है इनकोडिंग का. तो यार चैप्टर की शुरुआत, अगर मैं कहूँ इस चैप्टर की वजह से इनकोडिंग से नंबर सिस्टम, तो शुरुआत कैसे करी थी. हमने सबसे पहले ये जाना था कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें इस चैप्टर की, क्यों पढ़ रहे हैं हम चैप्टर. ठीक है, हमने उसमें क्या रियलाइज किया कि यार ये चैप्टर हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से कोई भी डेटा, रियल वर्ल्ड क्वांटिटी, रियल वर्ल्ड डेटा कैसे कंप्यूटर में स्टोर होता है. क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ 0-1 समझ में आता है, तो भाई इसको स्टोर कैसे करवाए डेटा को, या उसको समझ मतलब उसको समझाएं कैसे डेटा. ठीक है, तो हमने देखा कि यार नंबर्स, कोई भी नंबर अगर आप उठा लो तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. तो वो हमने सारा कवर किया है पूरा, है ना. मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, ये पूरी बाउंड्री हमने कवर करी है. बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, डेसिमल हो गया, पूरी बाउंड्री हमने कवर करी है ना, जब हम डिस्कशन कर रहे थे नंबर सिस्टम का. ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम हमने पूरा देख लिया. ठीक है, जिसमें हमने ये भी देखा डेसिमल तो हम रोज में यूज करते हैं, फिर हेक्साडेसिमल और ऑक्टल हमें जरूरत पड़ी क्योंकि हमारी बिट्स वेस्ट हो रही थी, तो वो यूटिलाइज करने के लिए हमने ये दोनों नंबर सिस्टम और बनाए. ठीक है, इससे हमें समझ में आ गया पूरा डिस्कशन करने के बाद कि किस तरीके से नंबर स्टोर होता है. इवन इनके ऊपर मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है, समझा रखा है कि नंबर सिस्टम क्या क्या है, तो वो नहीं देखिए, एक बार वो देख के आइए. साथ में हमने ये भी कवर कर लिया है कि किस तरीके से एक फॉर्मेट को या एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल वगैरह, जो भी, मतलब 12 इन टोटल पॉसिबिलिटीज है, 4 और चारों की 3-3 पॉसिबिलिटीज, तो 4 3 से 12 पॉसिबिलिटीज पूरी कवर करा दी है. ठीक है, A to Z कोई भी दिक्कत है एक बार वो वीडियो देखिए, सारे कन्वर्जन आपको समझ में आ जाएंगे. ठीक है, एक बार आपके पूरे कन्वर्जन्स क्लियर हो गए तो कन्वर्जन के बाद अब जो नेक्स्ट काम है, कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट काम हमने फिर ये देखा कि यार नंबर को तो हमने स्टोर कर लिया, व्हाट अबाउट कैरेक्टर्स, व्हाट अबाउट सिंबल्स. जैसे कोई भी कैरेक्टर है A B C D, है ना, या फिर कोई भी सिंबल है @ डैश, उनको कैसे स्टोर करें. तो हमने देखा कि यार इसमें प्रॉब्लम थी. अब बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग एरियाज में लोगों ने अपने हिसाब से क्या बनाने शुरू कर दिए, अलग अलग उनका रिप्रेजेंटेशन करना शुरू कर दिया कि अगर आपको कैरेक्टर को स्टोर कराना भी है तो पहले उसको एक नंबर बनाना पड़ेगा, मतलब इनकोड करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी एक नंबर के साथ. हर कैरेक्टर को मैप करना पड़ेगा नंबर से, और फिर नंबर को कन्वर्ट करेंगे बेसिकली बाइनरी में. ठीक है, अब वो जो मैपिंग है वो पूरी दुनिया में अलग अलग होने लग गई. तो हमने क्या कहा कि यार एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें चाहिए, तो हम ASCII लेके आए. दैट वाज द अमेरिकन स्टैंडर्ड, जो एक क्या कहता है अमेरिका की तरफ से सबसे पहला स्टैंडर्ड कोड था कि यार ये हर जगह यूज होगा. ठीक है, अब अमेरिका बाकी सबको तो भूल गया, तो बाकी सब लोगों ने अपने अपने सिंबल्स को उन्होंने अपना कोड दे दिया. ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ, इंटरचेंज में प्रॉब्लम आने लग गई फिर से. ठीक है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे अगर बनाओ तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलती नहीं थी चीजें, या खराब हो जाती थी, इनकोडिंग करप्ट हो जाता था डेटा. तो इसलिए फिर हम लेके आए यार पूरा सब डिस्कशन करने के बाद इसकी भी हमने पढ़ा कि इंडियन सिस्टम में कैसे होता है. ठीक है, इंडियन स्क्रिप्ट कैसे हम स्टोर कराते हैं कंप्यूटर में, वो सब हमने डिस्कस किया. फिर फाइनली अराइव करें हम लोगों ने यूनिकोड पे. यूनिकोड जो कि एक यूनिवर्सल कोड है, जो आपका क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा कैरेक्टर सेट को कैरी करता है, और वर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हो वो सब उसके अंदर समाये हुए हैं, और सबकी इनकोडिंग वो प्रोवाइड करता है. तो ये सब डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं. कहाँ पे ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं, प्रीवियस कुछ वीडियोस में. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो वो वीडियो देखिए, बिकॉज ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये प्लेलिस्ट का पार्ट है. ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट का पार्ट है. तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट एक्सेस करिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का लिंक. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इस चैप्टर की, या बल्कि मैं कहूँ क्लास 11 की पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा. उससे जाके प्लेलिस्ट एक्सेस करिए. इवन नीचे आपको प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, तो उससे भी आप एक्सेस कर सकते हैं उन वीडियोस को. साथ में इवन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी प्लेलिस्ट ढूंढने में मुश्किल हो रही है, कोई भी वीडियो ढूंढने में मुश्किल हो रही है, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं, बिकॉज हमने एक फॉर्म बना रखा है, एक पूरा डिटेल बना रखा है, मतलब एक पूरा डेटाबेस टाइप बना रखा है, जिसमें डेटाबेस नहीं कहेंगे उसको, बट हाँ ठीक है, मतलब शीट्स टाइप है, जिसमें आपकी क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है.
सारी A to Z मैग्नेट ब्रेन्स जो भी ऑफर करता है आपको सब कुछ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको जाके उसको एक्सेस करना है और कोई भी आपको वीडियो मिल जाएगी, बस जाना है और उससे सीखना है, सिर्फ आपको सीखने पे ध्यान देना है, राइट, दैट्स इट। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको मेरी भी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी उसमें और आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी एक बार देख के आइए भाई, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक बार हमने वो डिस्कशन कर लिया, अब हम आगे चलेंगे। देखो यूनिकोड में हमने कहा था कि यूनिकोड होता है, यूनिवर्सल कोड है, बट यूनिकोड में इनकोडिंग होगी कैसे, कैसे सेव करेंगे, कैसे मैपिंग करेंगे, वो सब डिस्कशन नहीं किया था, तो वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। बट वो डिस्कशन शुरुआत करने से पहले यार कुछ इनकोडिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वो हम आगे भी यूज करेंगे और पेपर में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऑल्दो मैंने इसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज भी ऐड करी है, आपके सिलेबस में कुछ 2 या 3 पॉइंट्स ही हैं याद रखने के लिए, बट मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहे हैं क्योंकि उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब इनकोडिंग टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, विच इज इनकोडिंग स्कीम्स इन नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्या, इनकोडिंग टर्मिनोलॉजीज। तो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले इनकोडिंग से रिलेटेड। ठीक है, ऑल्दो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, जैसे आप लोग को पता है कि हमारी 2 कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली। ठीक है, ये हमारी एडिटेक प्लेटफॉर्म है, ये हमारा सॉफ्टवेयर कंपनी है और हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर जाने के लिए तैयार है, सो अप्लाई हियर एंड इट इज वेरी इजी, इट इज क्वाइट सिंपल। ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी विच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com। ठीक है, 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका रेज्यूमे होना चाहिए डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट, डिटेल्ड अबाउट योर स्किल सेट। साथ में जो सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट में लाइन लिखेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एक्साइटेड, सो कम एंड अप्लाई हियर। Okay, now coming back to the topic, we would be discussing some encoding terminologies. So before we proceed further and understand Unicode encoding schemes, it is important to discuss some basic terms related to encoding. ठीक है, these are अब terms क्या क्या है देखो। तो सबसे पहले कैरेक्टर क्या होता है ये समझ में आना चाहिए, फिर ग्लिफ। अब देखो कैरेक्टर, चलो आपके सिलेबस में कैरेक्टर, अब मैं मार्क भी कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑल द सिलेबस में नहीं है, कैरेक्टर भी सिलेबस में नहीं है, बट पता होनी चाहिए। ग्लिफ और ग्राफीम का अगर थोड़ा बहुत रफ आइडिया भी पड़े तो चलो चलेगा, ठीक है, क्योंकि दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट, रफ आइडिया भी है चलेगा। ठीक है, फिर यूसीएस भी है ना, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बट ठीक है नहीं भी पता है तो चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर कोड स्पेस, यस कोड स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये तो आपके सिलेबस में ही है, कोड स्पेस आपके सिलेबस में ही, तो ये तो पता होना चाहिए। फिर कोड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कोड पॉइंट भी आपके सिलेबस में है, ये भी पता होना चाहिए। फिर कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम, अब मतलब ये सब हम मतलब जो फाइनली पढ़ने वाले इनकोडिंग स्कीम, तो कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम क्या होता है वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मतलब ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि क्या है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट यूटीएफ। अब यूटीएफ बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट ये पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनली हम यही करेंगे इनकोडिंग में यूटीएफ 8, यूटीएफ 16 ये सब वर्ड यूज करेंगे, तो यूटीएफ क्या होता है समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है, वो समझेंगे हम। ठीक है, फिर बाद में फिर आपका कोड यूनिट भी सिलेबस में नहीं है, बट ये वर्ड आता है बार बार, तो ये भी पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपके हम पढ़ेंगे और काफ़ी हद तक मैंने वही चीज़ उठाई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जाननी। ठीक है, तो वो सब टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। टर्मिनोलॉजीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, अब इसमें भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, बट हम वो डिस्कस करेंगे जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला है कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज अ कैरेक्टर, क्या होता है भाई कैरेक्टर? So character is the smallest component of written language that has semantic value. ठीक है, तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर वो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है किसी भी रिटन लैंग्वेज का जिसकी कोई सिमेंटिक वैल्यू, मतलब जिसका कोई मतलब एग्जिस्ट करता है, सबसे छोटी वैल्यू, मतलब सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ये हिंदी में बोलते हैं ना इकाई वर्ड, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट रादर देन अ पर्टिकुलर वे ऑफ ड्रॉइंग द थिंग। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है मतलब कि ये एक सोची हुई कंसेप्ट है, ये ऐसा नहीं है कि जो बना सको। ठीक है, बना सको ये उस चीज के बेसिस पे नहीं है।
प्रीटी मच ऑल लेटर्स आर कैरेक्टर्स। अब ऑलमोस्ट जितने भी लेटर्स एग्जिस्ट करते हैं ना यार, अलग अलग लैंग्वेजेस में जितने भी लेटर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सब कैरेक्टर्स हैं, बट नॉट ऑल कैरेक्टर्स आर लेटर्स, बट सारे कैरेक्टर्स लेटर्स नहीं। तो जितने भी लेटर्स हैं मैक्सिमम सारे लेटर्स कैरेक्टर्स है, बट सारे कैरेक्टर्स लेटर्स नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑल्सो इंक्लूड नंबर्स, पंचुएशंस। अब कैरेक्टर्स के अंदर नंबर भी आते हैं, यस नंबर्स भी आते हैं कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। फिर पंचुएशंस आते हैं, एसेंट मार्क्स आते हैं, ठीक है, मतलब डायक्रिटिक्स टेक्निकली, मतलब एसेंट मार्क्स मतलब डायक्रिटिक टेक्निकली। जैसे कि सपोज अगर आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जब हम फ्रेंच या स्पेनिश लिखते हैं तो अलग अलग वर्ड्स के या लेटर्स के ऊपर डॉट वगैरह लगाए जाते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन को बताने के लिए, ठीक है। सो दैट इज द थिंग डायक्रिटिक्स, ठीक है। एंड मेनी सिंबल्स, और बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स भी इसके अंदर आते हैं। देयर आर इवन एन इंक्रीजिंग लार्ज नंबर ऑफ इमोजीज, ठीक है। इमोजीज जो हम यूज करते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इनकोडेड बाय यूनिकोड, यूनिकोड के द्वारा ये इनकोडेड है इमोजीज भी, ठीक है। मतलब इनकोडेड मतलब गिवन कोड पॉइंट्स या नंबर्स, वो अपन अभी आगे देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है कोड पॉइंट। तो ये सब आते हैं आपके कैरेक्टर सेट में। तो जितने भी लेटर्स है वो सब तो कैरेक्टर सेट में है ही, कैरेक्टर में ही, बट आपके नंबर्स, पंचुएशन, सिंबल्स ये सब भी आते हैं कैरेक्टर में, ठीक है। और ऑल्दो अब एक थोड़ी सी नई ट्विस्ट बात सुनिएगा, द यूनिकोड स्टैंडर्ड इज आवर प्राइमरी वे ऑफ रेफरेंसिंग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स पहले आए फिर यूनिकोड आया, बट अब यूनिकोड इतना बड़ा हो चुका है कि यूनिकोड ही कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, ठीक है। सो द यूनिकोड स्टैंडर्ड इज आवर प्राइमरी वे ऑफ रेफरेंसिंग कैरेक्टर्स दीज डेज। ये हालत हो चुकी है क्योंकि इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है यूनिकोड कि अगर आपको किसी भी कैरेक्टर को रेफरेंस करना है तो यू विल यूज यूनिकोड नाउअडेज। इफ यूनिकोड कंसीडर्स एनीथिंग अ कैरेक्टर, अगर यूनिकोड ने किसी को भी कैरेक्टर समझ लिया या मान लिया, ठीक है। सो इफ यूनिकोड कंसीडर्स एनीथिंग अ कैरेक्टर इट गेट्स अ यूनिक नंबर, उसको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, मतलब कोड पॉइंट मिल जाएगा, है ना। और एट अ टेक्निकल या pragmatic level a character is anything that Unicode says is a character। तो अगर मैं टेक्निकल लेवल पे या pragmatic लेवल पे बात करूं तो एक कैरेक्टर कोई भी चीज है जो यूनिकोड ने कह दिया कि कैरेक्टर है। अगर यूनिकोड ने कह दिया कोई भी चीज कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर बन चुकी है, ठीक है। भले ही है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, बट वो कैरेक्टर बन चुकी है, ठीक है। सो अब बहुत ज्यादा सिनोनिमस है क्या आपका यूनिकोड और कैरेक्टर सेट। अब इसी कैरेक्टर के बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्ड ग्लिफ। नाउ व्हाट इज अ ग्लिफ? अब ग्लिफ क्या होता है तो ग्लिफ समझिएगा, ठीक है। सो अ ग्लिफ इज अ पर्टिकुलर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरेक्टर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इससे पहले हमने क्या कहा था कि जो आपका कैरेक्टर है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, सोचा हुआ आइडिया है, बनाया हुआ नहीं है, मतलब ड्राइंग लेवल पे हम उसको लेके नहीं गए हैं। बट जब हम ग्लिफ की बात करते हैं तो ग्लिफ क्या है? ग्लिफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ग्लिफ क्या है? ये एक पर्टिकुलर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरेक्टर। इन सम केसेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर माइट बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन ग्लिफ। ऐसा भी हो सकता है कभी कभार एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा ग्लिफ्स आप रिप्रेजेंट करो, ठीक है। मतलब देखो जैसे कभी कभार क्या होता है अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे हमारे यहाँ पे तो क्या है, सपोज अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो ABCD एक एक कैरेक्टर हम यूज कर रहे हैं एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट जैसे हमारे यहाँ ABCD है, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में वही कुछ दो कैरेक्टर्स मिलके एक कैरेक्टर उसमें या लेटर एक उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो हो सकता है। तो ग्लिफ मतलब रिप्रेजेंटेशन। और समटाइम्स आ ग्लिफ माइट रिप्रेजेंट मोर देन वन कैरेक्टर। तो कभी कभार ग्लिफ क्या हो सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकता है। सिंपल सी बात मैं कहूं, अगर मैं अपने हिंदी लेटर मतलब हिंदी में आ जाएगा, हम हिंदी में अगर मैं अ की बात करूं तो अ क्या है भाई? ग्लिफ है। और इसमें आप कह सकते हो कि यार दो और ये तीन सिंबल्स का कॉम्बिनेशन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 3 हो गया। आपने 1 जोड़ दिया या फिर आई जोड़ दिया और फिर की वर्टिकल बार बना दिया, ठीक है, डैश बना दिया, इनको जोड़ दिया तो ये एक सिंबल बन गया, ऊपर भी एक डैश बना दिया। तो ग्लिफ एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन। In fonts, the things in the slots of the fonts are glyphs. Generally, most or all of them are mapped to character via a table in the font. अब क्या होता है, फॉन्ट टेबल हम बनते हैं। फॉन्ट मतलब बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करने वाले हो। अब ग्लिफ में बहुत बार ऐसा भी होता है जैसे कि यार एक ही चीज अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे सपोज अगर मैं टी बनाना है मुझे, तो एक टी ऐसे भी बन सकता है ना। कभी कभार टी को ऐसे भी बना दिया जाता है, ठीक है, ये भी टी बन जाता है कभी कभार, ठीक है। और कभी कभार इसका मतलब अलग अलग निकल जाता है। सपोज कभी कभार जो है टी ऐसे भी बन सकता है भाई, थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ यूनिकनेस लाने के लिए, ठीक है, बट मुझे लग नहीं रहा पा रही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ तो आएगी ये डेफिनेटली, ठीक है। और इस तरीके से सपोज मैंने टी बना दिया, अब ये भी टी है, ठीक है। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, तो जो रिप्रेजेंटेशन है दोज आर नोन एज ग्लिफ्स, है ना। एक कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज ग्लिफ्स,
ठीक है। और डेफिनेटली इनको इनके फिर फॉन्ट टेबल से चेक किया जाता है कि ये एक्चुअल कैरेक्टर है क्या, इतना गजब का काम आपने कर तो दिया। अब देखो यार, फॉन्ट्स की अगर मैं डिस्कशन की बात करूँ तो फॉन्ट्स का डिस्कशन बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारी कहानी है डिटेल में। अगर आप एक फॉन्ट को डिस्कस कर रहे हो, अगर मैं एक सिंपल से एक ही बात करूँ तो इसमें बहुत सारी कहानी है यार, बहुत सारी कहानी, इसमें वर्टेक्स है, इसमें एजेस वगैरह है, बहुत सारी कहानी है डिस्कशन करने के लिए, है ना, जो एक्चुअली हम ग्राफिक्स में पढ़ते हैं, जो हम ग्राफिक्स में पढ़ते हैं, बट हम अभी फिलहाल उसमें, और कंप्यूटर का ही पार्ट है, डेफिनेटली वो चीज़ कंप्यूटर का ही पार्ट है, ठीक है, कंप्यूटर स्टडी का ही पार्ट है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं, तो अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे ग्राफिकल स्टडी में, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। चलो ग्लिफ समझ में आया, ठीक है। फॉन्ट की स्टडी बहुत डिटेल में और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर सपोज आपका मतलब जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा, है ना, और कभी हमें टाइम मिलेगा तो फॉन्ट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है, तो किसी वीडियो में कभी समझेंगे। फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफीम। नाउ व्हाट इज ग्राफीम, ठीक है। सो अ ग्राफीम इज एनीथिंग दैट फंक्शंस एज अ कैरेक्टर इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस रिटन ट्रेडिशन, ठीक है। तो रिटन ट्रेडिशन में कोई भी चीज जो कैरेक्टर के तरीके से काम कर रही है उसको ग्राफीम कह रहे हैं, ऑर्थोग्राफी। इन मोस्ट केसेस इट इज सिनोनिमस विद अ कैरेक्टर। अब कभी कभार ग्राफीम और कैरेक्टर एक साथ यूज होते हैं, बट नॉट ऑलवेज, बट नहीं, हमेशा नहीं, ठीक है। इन स्पेनिश CH इज कंसिडर्ड अ सिंगल यूनिट। तो स्पेनिश में CH, अच्छा ये मत लड़ने बैठ जाना भाई जिसको स्पेनिश आती है कि सर CH नहीं है कोई भी सिंगल यूनिट, कोई भी कैरेक्टर नहीं है, यार थी, एक समय तक थी, 2007-8 तक थी, उसके बाद इसको हटा दिया गया, वो एक अलग कहानी है, बट थी, ठीक है। अब देखो CH, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो C अलग कैरेक्टर, H अलग कैरेक्टर, बट स्पेनिश में CH इज कंसिडर्ड अ सिंगल यूनिट, ठीक है, ये एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। सो इट इज अ ग्राफीम इन स्पेनिश। तो ये क्या है, ये एक ग्राफीम है स्पेनिश में, बट नॉट इन इंग्लिश। इंग्लिश में ग्राफीम नहीं है, इंग्लिश में क्या है, ये दो अलग अलग कैरेक्टर्स है, दो अलग अलग ग्राफीम्स है, ठीक है, बट स्पेनिश में ये एक ग्राफीम है। तो ये कहानी है। In most cases, the minimum grapheme across languages are what get considered unique characters. तो हर केसेस में, मतलब मोस्टली केसेस में, the minimum grapheme across languages are what get considered as unique characters. जो unique characters है, समझ में आ सके, उसको minimum grapheme कहते हैं, ठीक है। ऑल तो देखो, अगर ये ग्राफीम और ग्लिफ में ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, ये आपको बेटर समझ में आ पाएगा अगर आपने कोई और लैंग्वेज सीख रखी है, तो आप इन चीज़ों को बेटर समझ पाओगे। तो अगर आपने कोई और लैंग्वेज नहीं सीख रखी है, जैसे सपोज आप इंग्लिश, मतलब हिंदी आपकी मदर टंग है ना, और आप इंग्लिश में सपोज बोलते हो, या फिर आपकी मदर टंग सपोज कुछ बंगाली है या फिर गुजराती टाइप है, और आप सिर्फ इंग्लिश और एक्स्ट्रा बोलते हो, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर आपको इसमें, मतलब ये चीज़ समझने के लिए एक डिटेल में, नॉट डिटेल में बल्कि बट वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आइडिया है तो आप इस चीज को बेटर समझ पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है, ग्राफीम और ग्लिफ आपके सिलेबस में नहीं है। बट आई थॉट कि ये टर्म्स यूज होते हैं, तो इट मस्ट नॉट बी द सीन कि यार आपको ये बिल्कुल नए से शब्द लगे, बिल्कुल पता ही ना हो इनके बारे में, तो वो कहानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो कभी भी आएगा ग्लिफ या ग्राफीम, एटलीस्ट कुछ तो आइडिया रहेगा, कुछ बेसिक आइडिया तो रहेगा दिमाग में, दैट इज द सीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, और अगर कोई ऐसा है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख रखी है, जिसने स्पेनिश फ्रेंच सीख रखी है ना, उर्दू वगैरह सीख रखी है, तो डेफिनेटली उसको समझ में आ रहा होगा कि क्या ग्राफी है, वो क्या ग्लिफ है, राइट। चलो आते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं फिलहाल, ठीक है, विच इज UCS। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, जो भी हमने अभी तक कैरेक्टर्स बनाए, उन कैरेक्टर्स को क्लब कर दे, सारे कैरेक्टर्स को मिला के ग्रुप बना दे, तो दैट इज यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, विच इज UCS। सो इट इज अ वेरी कॉमन एक्रोनिम इन द यूनिकोड स्कीम। तो ये बहुत कॉमन सा एक्रोनिम है जो हम यूज करते हैं यूनिकोड स्कीम में, स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। UCS मतलब यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। तो जो भी कैरेक्टर्स हम यूज करने वाले हैं, जैसे सपोज ABCDEFGH, तो कैपिटल लेटर्स का सारा कॉम्बिनेशन ऐसे लेके Z तक UCS बना लेगा, ठीक है, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट बना लेगा। फर्दर मोर, इट इज द इनकोडिंग स्कीम फॉर स्टोरिंग द यूनिकोड टेक्स्ट। इवन ये इनकोडिंग स्कीम को भी प्रमोट करता है, बताता है ये इनकोडिंग स्कीम क्या यूज करने वाले हो, कि कैसे आप टेक्स्ट को स्टोर करने वाले हो। जैसे UCS2, तो इट यूजेस 2 बाइट्स टू स्टोर द कैरेक्टर। तो अगर आपने आगे डैश करके 2 लगा दिया, मतलब ये 2 कैरेक्टर स्टोर करने वाला है। UCS4, इट यूजेस 4 बाइट्स, सॉरी ये सॉरी गलत हो गया है ना, इट मस्ट नॉट बी 2, इट मस्ट बी 4, ठीक है। इट यूजेस 4 बाइट्स टू स्टोर द कैरेक्टर्स। तो UCS4 मतलब 4 बाइट्स हो गया। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बेसिकली, राइट। तो ये भी बताता है UCS, ठीक है। अब कोड स्पेस, ना कोड स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इट रेफर्स टू ऑल द कोड्स दैट एन एनकोडिंग स्कीम यूजेस टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। एग्जांपल, encoding scheme has a code space from 0 to 127। अब देखो कोड स्पेस और UCS में डिफरेंस समझाता हूं। जैसे सपोज अगर मैं कहूं
कैपिटल लेटर्स की बात करो तो कैपिटल लेटर्स क्या है, कैपिटल ए बी शुरुआत होकर कहां तक गई, जेड तक गए। अब अगर मैं इन पूरे कैरेक्टर्स को कॉम्बिनेशन बना दूं तो दिस विल गिव यू यूसीएस। अब देखो ये मत लड़ने बैठ जाना सर ये यूसीएस जो कहानी आप कह रहे हो ये तो यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट है। हाँ यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट है, बट मैं अभी फिलहाल आपको कुछ कन्फाइंड कैरेक्टर्स में समझाने की कोशिश करूँ। ये लग यूनिवर्सल लेवल पर है, हर कैरेक्टर सेट पर है, ये हर कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन पर लग रहा है। तो जब इस तरीके से एबीसीडी रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज यूसीएस। ये क्या है, ये यूसीएस है, ठीक है। अब यूसीएस मतलब जो भी कैरेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं उसका सेट इज यूसीएस। अब इसको हमने मैप कर रखा है ना नंबर से, जैसे कि ए को मैंने मैप कर रखा है 65 से, फिर बी को मैंने मैप कर रखा है 66 से, और फिर जेड को मैंने मैप कर रखा है 90 से इन आस्की इनकोडिंग, है ना। तो ये ए 65 से मैप्ड है, बी 66 से मैप्ड है, जेड 90 से मैप्ड है। तो ये जो मैपिंग के बाद ये जो नंबर्स आए ना, ये जो इनकोडिंग वाले नंबर्स आए हैं, इसको कहते हैं हम कोड स्पेस। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोड स्पेस। अब पढ़िएगा, इट रेफर्स टू ऑल द कोड्स दैट एन इनकोडिंग स्कीम यूजेस टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। तो वो सारे कोड्स जो एक इनकोडिंग स्कीम यूज करता है टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज कोड स्पेस। ये कैरेक्टर्स हम कह ही चुके हैं, बेसिक लेवल पे जो लेटर्स है वो कैरेक्टर्स है, ठीक है। आस्की इनकोडिंग स्कीम हैज अ कोड स्पेस फ्रॉम 0 से लेके 127। आस्की का अगर मैं पूरा रेंज कहूं तो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 127 है, मतलब 0 क्रॉस 0 से लेके 0 क्रॉस 7F तक है। समझ में आया? आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, आई होप दैट, राइट, कंप्लीटली क्लियर। तो कोड्स पे समझ में, अब कोड्स पे समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके सिलेबस में है भाई, एज इट इज आपके सिलेबस में है, तो ये चीज क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो कोड स्पेस के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कोड पॉइंट। अब जैसे सपोज मैंने कहा, बल्कि यहीं पे वापस से बना ही लेता हूं उसको, ठीक है, अंडू करके, ठीक है। अब देखो ये कोड स्पेस था, ये कोड स्पेस था, ये यूसीएस था। अब इस कोड स्पेस में जितने भी ये कोड पॉइंट्स हैं, देखो वर्ड ही बोल दिया कोड पॉइंट्स, तो ये जितने भी कोड्स हैं, एक सिंगल कोड, इसको मैं बोलता हूं कोड पॉइंट। तो ये है कोड पॉइंट, ये भी क्या है, ये भी है कोड पॉइंट, ये भी क्या है, ये भी है कोड पॉइंट। समझ में आया? मतलब जो कोड स्पेस है उसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है, कोड पॉइंट्स हैं। दिस इज अगेन कोड पॉइंट, right? So the code point refers to a code from a code space. तो code space में से एक code that represents a single character, जो एक single character को represent करे by encoding scheme. Example 041 is one code point of ASCII that represents character A. तो 041, अब देखो 65 और 041 क्यों, तो 041 जो है आपकी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, 041 है हेक्साडेसिमल, बना के दिखाता हूँ। चलो तो हम जो ये चीज बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। देखो 041 इज वन कोड पॉइंट ऑफ ASCII दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टर ए। तो ये कहा जा रहा है कि जो 041 है मतलब 65, एक बार पहले बताता हूं मैं आपको 041। तो 041 देखो कन्वर्शन सीखा है हमने, 041 को हमने जो डेसिमल फॉर्मेट में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा। तो दिस इज पोजीशन 0, दिस इज पोजीशन 1, दिस वुड बी 16 की पावर 0, दिस वुड बी 16 की पावर 1, ठीक है। तो 16 into 4 विल गिव यू व्हाट, 16 4 6 4 24, 4 1 4 5 6 64 आ गया, और 16 मतलब 16 का 0 इज 1, 1 1 1, तो प्लस 1, दिस विल गिव यू 65, ठीक है। तो 041 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, जो वहां पे मैंने आपका किस में लिखा हुआ है, डेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो इसको एक तरीके से आप 041 भी कह सकते हो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है। तो 041 इज वन कोड पॉइंट, या फिर 65 इज वन कोड पॉइंट ऑफ ASCII दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टर ए। ASCII हैज 128 कोड पॉइंट्स। अब ASCII का जो कैरेक्टर सेट था वो कहां से कहां तक था, अगर मैं कहूं कोड स्पेस कहां से कहां तक था, तो 0 से लेके 127 तक था इसका कोड स्पेस ASCII का। बट इसमें कोड पॉइंट्स कितने हैं, तो 128 इन टोटल कोड पॉइंट्स, 0 से लेके 127 तक इन टोटल 128 कोड पॉइंट्स है, ठीक है। सो ASCII हैज 128 कोड पॉइंट्स व्हाइल यूनिकोड हैज, देखना जरा कितना है ये, दिस इज 11 लाख, ठीक है। तो 111264, ठीक है, 11,12,064, दिस इज द नंबर। इतने कोड पॉइंट्स है यूनिकोड में, इतने सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब विद इंक्रीज इन कैरेक्टर्स ये कोड सेट बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी इसमें भी बहुत सारे जो है मिसिंग पॉइंट्स हैं, जो हम अभी इनकोडिंग जब सीखेंगे तब समझेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट उसके बाद कोड पॉइंट क्या होता है,
कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम। अब जो इनकोडिंग आप कर रहे हो वो क्या है? सो द कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम रिफ्लेक्ट्स द वे द कोडेड कैरेक्टर सेट इज एक्चुअली मैप्ड टू बाइट्स इन फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड। तो बेसिकली आपने लिखा ए को आपने इनकोड कर दिया, इनकोड किया, अभी इनकोडिंग स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, इनकोड कर दिया किसमें? 65 में। अब इनकोडिंग स्कीम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस 65 को ये बाइनरी फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, 0101 के फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो? सो द कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम रिफ्लेक्ट्स द वे द कोडेड कैरेक्टर सेट, जो कोड किया आपने, दिस इज कोडेड, इनकोडेड या कोडेड कह सकते हो आप सिंपली कोडेड कहो तो ये कोड है बेसिकली आपका, ये कोड है या इनकोड करके आपने 65 लेके आए, सो कोड। So the character encoding scheme reflects the way the coded character set, जो coded character set है, जो आपने कोड किया है, जो coded character set है, ठीक है, coded character set is actually mapped to bytes in form of binary। अब ये 65 कैसे मैप होगा 0101 बाइनरी फॉर्मेट में? That is reflected by encoding scheme, ठीक है, या machine understandable code फॉर मैनिपुलेशन इन अ कंप्यूटर में समझ पाए वो चीज। तो बेसिकली हमें जो इनकोडिंग स्कीम में समझना है, यूनिकोड की इनकोडिंग स्कीम में जो समझना है वो यही समझना है कि किस तरीके से आप ये मैपिंग करने वाले हो 65 का, सॉरी नॉट मैपिंग, आप कैसे इनकोडिंग स्कीम के बारे में देखना, मतलब ये जो कोड है इसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाले मेमोरी में। सो वही हमें आगे देखना है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान सा तरीका होता है भाई UTF। क्या होता है? UTF, ठीक है। सो द UTF इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इनकोडिंग स्कीम। जो इनकोडिंग स्कीम हमने पढ़ा उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका क्या? UTF। तो UTF इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इनकोडिंग स्कीम, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या? इट स्टैंड्स फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। मोर ओवर दिस डिफाइंस हाउ द कोड रिप्रेजेंट्स यूनिकोड, ठीक है। तो किस तरीके से दिस डिफाइंस हाउ द कोड रिप्रेजेंट्स यूनिकोड। तो यूनिकोड को कैसे रिप्रेजेंट करने वाला है कोड, ये चीजें समझाता है, ठीक है। नाउ इट हैज 3 बेसिक टाइप्स एज फॉलोज। तो 3 बेसिक टाइप्स है विच इज UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। ये मोस्ट कॉमन टाइप्स है। बट एक और पाया जाता है विच इज UTF-7 एडिशनली टू रिप्रेजेंट ASCII। तो ASCII में क्या थे भाई? 7 बिट्स थी ना, तो 7 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं UTF-7 का भी यूज करता हूं। तो UTF-7 के बारे में भी जानेंगे, ऑल द सिलेबस में नहीं है, 16 भी नहीं है, ठीक है। बट 8 और 32 के बारे में तो डिटेल में जानेंगे, 16 के बारे में नहीं जानेंगे डिटेल में, मतलब सिलेबस में नहीं है। और UTF-7 के बारे में जानेंगे ब्रीफली, ये भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट ब्रीफली इनके बारे में जरूर बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी है सिलेबस, मतलब ऐसा भी कुछ होता है सिलेबस में नहीं बट होता है ऐसा कुछ, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? UTF समझ में आया? सो ये बेसिकली क्या है? आपका यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है जो बेसिकली मैं यूज करता हूं टू इनकोड स्कीम्स, मतलब बेसिकली कोड को मेमोरी में कैसे स्टोर करने वाले वो चीज रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर लास्ट आपका जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज कोड यूनिट। नाउ व्हाट इज कोड यूनिट? कोड यूनिट का क्या मतलब है? सो कोड यूनिट इज द यूनिट ऑफ स्टोरेज फॉर अ गिवन कैरेक्टर इनकोडिंग। अब कोड यूनिट क्या है भाई? ये यूनिट ऑफ स्टोरेज है। तो बेसिकली आप जो भी कोड दे रहे हो उसको मेमोरी में स्टोर करने वाले हो। अब जो मेमोरी में स्टोर करने वाले हो तो वो किस यूनिट में स्टोर करने वाले हो, दैट इज कोड यूनिट फॉर अ गिवन कैरेक्टर इनकोडिंग। जैसे कि मैं कहूं इन UTF-8 दिस इज 8 बिट्स, UTF-16 इट्स 16 बिट्स। स्टोरिंग, अब ये समझ में आया 8 बिट्स 16 बिट्स। नाउ स्टोरिंग अ स्ट्रिंग टेक्स अप कोड यूनिट्स ऑन डिस्क और इन मेमोरी। तो जब मैं स्टोर करता हूं स्ट्रिंग को तो कोड यूनिट क्या करते हैं? जगह ले लेते हैं किसमें? डिस्क में या मेमोरी में। सो इन UTF-8 कोड पॉइंट्स मैप टू 1, 2, 3 और 4। अब ये जो लाइन है ना ये आपको आगे समझ में आएगी। बेसिकली ये जो लाइन है ये आपको आगे समझ में आएगी कि क्यों हम UTF-8 में, अब जैसे हमने यहाँ पे तो कह दिया 8 बिट लेते हैं, बट क्यों हम कह रहे हैं कि इन UTF-8 कोड पॉइंट्स मैप टू 1, 2, 3, 4 कोड यूनिट्स। तो 1, 2, 3, 4 कोड यूनिट्स कैसे लेते हैं? तो बेसिकली आगे हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली UTF-8 क्या है? वेरिएबल लेंथ का है, मतलब ये 1 से लेके 6 बाइट्स तक रिप्रेजेंट कर सकता है। 6 बाइट्स तक मतलब देखो 1 बाइट क्या होगा? 8 बिट्स। तो अगर आप 1 बाइट में स्टोर कर रहे हो किसी भी चीज को तो वो डेफिनेटली क्या लेने वाले? 8 बिट लेने वाले हैं, है ना, 8 बिट लेने वाले हैं। और ये जो मैपिंग है ये
मैपिंग है 1, मतलब 1 कोड पॉइंट। सो इन UTF-8 कोड पॉइंट्स मैप टू 1, तो ये 1 कोड पॉइंट हो गया। अब ऐसे अगर मैंने एक और 8 बिट का ले लिया, मतलब एक और बाइट ले लिया, तो कोड पॉइंट 2 बन गया, 3 बन गया, 4 ऐसे लेता चला गया। तो वो चीज़ आगे हमें जब इनकोडिंग स्कीम देखेंगे तो इस टर्मिनोलॉजी का यूज देखेंगे। फॉर नाउ बस आपको कोड यूनिट में क्या समझ में आना चाहिए। सो कोड इज द यूनिट ऑफ स्टोरेज फॉर अ गिवन कैरेक्टर इनकोडिंग। तो कोड यूनिट क्या है, यूनिट है स्टोरेज की, कि किस तरीके से डेटा स्टोर होता है मेमोरी में। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ये चीज। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब ये कोड यूनिट एक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आगे हम सीखेंगे। तो जो टर्मिनोलॉजीज अभी हमने देखी है इसके बारे में यूज, जैसे UTF के बारे में, कोड यूनिट के बारे में, इन सब के बारे में आगे आपको समझ में आएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो दैट वुड बी कंप्लीटली क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। जो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम आगे जब इनकोडिंग स्कीम्स और पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में इसके बारे में समझ रहे होंगे। ठीक है, सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट वीडियो। ठीक है, फॉर नाउ इसमें आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ तक टर्मिनोलॉजीज में यहीं तक था। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बारे में इनकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनकोडिंग स्कीम इन ऑफ यूनिकोड। ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। ये तो आप गूगल पे सर्च करो magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, या फिर सीधे सीधे URL डाल दो www.magnetbrains.com। जो वेबसाइट खुलेगी वो ये होगी, ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से आप CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। तो CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का पूरा एक क्लास पैलेट खुल जाएगा। इसमें क्लास 11 पे क्लिक करोगे तो क्लास 11 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। You need to scroll down, search for computer science, click on watch now। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगे। किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो सबको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। अच्छा, एक और अपडेट आप लोग के लिए, दैट इज यार हमारे प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे IIT JEE अवेलेबल है, नीट अवेलेबल है, CUET अवेलेबल है, बैंकिंग के एग्जाम्स अवेलेबल है, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस नहीं, फिर से कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। बस आपको करना क्या है, आना है, वीडियोस देखना है, उनसे सीखना है, डाउट पूछने हैं, क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने, खुद से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। दैट इज जस्ट व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। ओके, गुड मार्क्स। ओके, चलो। सो अगर आपको गाइस हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में आपके साथ है। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।